हेलो दोस्तों। आखिरकार लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 को पास कर दिया है। हालांकि वोटिंग मशीन में खराबी के बाद वोटिंग स्लिप की मदद से विधेयक पर मतदान कराया गया। राज्यसभा में यह बिल 102 वोटों के मुकाबले 131 वोटों से पास हुआ। यानी अब भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सिग्नेचर और भारत सरकार के गजट में प्रकाशन के बाद यह विधेयक आधिकारिक रूप से कानून बन जाएगा। इस विधेयक को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा के पटल पर रखा था। राज्यसभा में विधेयक का बचाव करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित किसी भी फैसले का उल्लंघन नहीं करता है। इस बिल का उद्देश्य दिल्ली में सुचारू रूप से भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो। बिल के एक भी प्रावधान से पहले जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में 1 इंच मात्र भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। आज हम गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 के बारे में जानकारी साझा करने की कोशिश करेंगे। साल 1911 दिल्ली सभी एक्टिविटीज़ का केंद्र बन चुका था, इसलिए भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट की जाती है सन 1911 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने अपने पूर्ववर्ती मुख्य आयुक्त के दिल्ली प्रांत से दिल्ली का केंद्र शासित प्रदेश बनाया। संविधान अधिनियम 1991 ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में घोषित किया। 69वां संविधान संशोधन दिल्ली के इतिहास के लिए एक माइलस्टोन साबित होता है, क्योंकि इस संविधान संशोधन के तहत संविधान में आर्टिकल 239 ए ऐड किया जाता है, जो एस बालाकृष्णन कमेटी की रिकमेंडेशन को मानते हुए दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस देता है। आर्टिकल 239 ए के तहत दिल्ली के पास में लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और उसके साथ ही एक एडमिनिस्ट्रेटर भी होगा, जिसे हम एलजी कहते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। और दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट है उन पर कानून बना सकती है, सिवाय पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, लैंड के। लेकिन 2015 में सर्विसेज के ऊपर कंट्रोल को लेकर दिल्ली गवर्नमेंट और एलजी के बीच में लीगल फाइट शुरू हो जाती है। इस लीगल फाइट को लेकर मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच दिल्ली गवर्नमेंट को सर्विसेज के ऊपर कंट्रोल के लिए मोर पावर दे देती है। इसी को काउंटर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023 पास करती है। मई 2023 में राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली में सेवाओं के प्रशासन के लिए एक व्यापक योजना प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अध्यादेश 2023 जारी किया गया। यह अध्यादेश तब लाया गया जब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली में पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि मामलों को छोड़कर सभी सेवाओं का नियंत्रण निर्वाचित सरकार को सौंपने का निर्णय दिया गया। यह अध्यादेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ग्रुप ए के अधिकारियों के ट्रांसफ़र और उनके विरुद्ध डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए एक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी स्थापित करने का ध्येय रखता है। अध्यादेश जारी होने से दिल्ली के उपराज्यपाल को सेवाओं पर नियंत्रण का अधिकार मिल गया है, जिसने अधिकारियों के ट्रांसफ़र और पदस्थापन के मामलों में निर्वाचित सरकार के अधिकार को चुनौती दी थी। यह घटनाक्रम निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल के बीच शक्ति के नाजुक संतुलन के संबंध में महत्वपूर्ण संवैधानिक आशंकाएं उत्पन्न करता है। मई 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने जवाबदेही की तिहरी श्रृंखला ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी की अवधारणा प्रतिपादित कर इसे स्पष्ट रूप से चिन्हित किया। जवाबदेही की तिहरी श्रृंखला प्रातिनिधिक लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। इसमें लोक सेवक मंत्रिमंडल के प्रति जवाबदेह होते हैं। मंत्रिमंडल विधायिका या विधानसभा के प्रति जवाबदेह होता है। विधानसभा
मतदाताओं के प्रति जवाबदेह होती है। कोई भी कार्यवाही जो इस जवाबदेही की तिहरी श्रृंखला को भंग करती है, मौलिक रूप से प्रतिनिधिक सरकार के मूल संवैधानिक सिद्धांत को कमजोर करती है, जो हमारे लोकतंत्र का आधार है। इस अध्यादेश के कारण निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल के बीच एक शक्ति संघर्ष की स्थिति बन गई है। निर्वाचित सरकार का दावा है कि यह अध्यादेश उनकी अधिकारिता को कमजोर करता है और संविधान का उल्लंघन करता है। उपराज्यपाल का तर्क है कि दिल्ली में उपयुक्त शासन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए यह अध्यादेश आवश्यक है। अध्यादेश दिल्ली में प्रमुख नौकरशाही पदों पर नियुक्तियां करने की शक्ति उपराज्यपाल को सौंपता है। यह उपराज्यपाल को अधिकारियों के ट्रांसफर और पदस्थापना की शक्ति भी देता है, जो पहले निर्वाचित सरकार की जिम्मेदारी थी। अध्यादेश में यह भी कहा गया है कि उपराज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच किसी भी तरह के मतभेद की स्थिति में उपराज्यपाल का मत अधिभावी होगा। निर्वाचित सरकार का दावा है कि अध्यादेश संविधान का उल्लंघन करता है, जहां अधिकारियों की नियुक्ति और ट्रांसफर की शक्ति उन्हें सौंपी गई है। उपराज्यपाल की शक्तियों में वृद्धि संघवाद के सिद्धांत, जो संविधान में निहित है, का उल्लंघन है। अध्यादेश के कारण संवैधानिक संकट उत्पन्न हो सकता है और राष्ट्रीय राजधानी में नागरिक सेवाओं के नियंत्रण को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच शक्ति संघर्ष की स्थिति बन सकती है। यह दिल्ली सरकार की स्वायत्तता एवं लोकतांत्रिकता को और इसे निर्वाचित करने वाले लोगों की इच्छा की अवहेलना कर सकती है। इससे दिल्ली के प्रभावी प्रशासन एवं शासन में बाधा उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि सिविल सेवा अधिकारियों को अपनी भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों के संबंध में अनिश्चितता और भ्रम का सामना करना पड़ सकता है। इस अध्यादेश के कारण लोकतांत्रिक जनादेश का क्षरण होता है, क्योंकि शासन संबंधी निर्णयों में अंतिम अधिकार उपराज्यपाल के पास है और वह उस विधानसभा के कानूनों या निर्देशों का सम्मान करने के लिए विवश नहीं है, जो दिल्ली के लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। कार्यकारी उत्तरदायित्व का भी उल्लंघन है, क्योंकि मुख्य कार्यकारी के रूप में उपराज्यपाल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है, जो कार्यकारी जिम्मेदारी के सिद्धांत के विरुद्ध है। विधायी विशेष अधिकार का भी उल्लंघन है। विधानसभा को अपने कार्यकरण के लिए स्वयं का नियम बनाने का अधिकार है, जो उसके विधायी विशेष अधिकार का अंग है। इससे निर्णय लेने में भी बाधा हो सकती है, क्योंकि विभिन्न विषयों पर उपराज्यपाल की सहमति की आवश्यकता के कारण निर्णय लेने में देरी होगी, जिससे शहर के विकास और शासन पर असर पड़ेगा। निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल के बीच कर्तव्यों के विभाजन ने कार्य एवं निर्णयों के मामले में जिम्मेदारी सौंपने में समस्या उत्पन्न की है। यह अधिनियम न केवल सहकारी संघवाद का विरोध करता है, बल्कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मूलभूत सिद्धांतों को भी उलट देता है।